जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हम अपने इस YouTube चैनल योगेंद्र सर जमुना में तहे दिल से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सीटेट एग्ज़ाम 1 से 5 तक की तैयारी कर रहे सभी फ्रेंड्स के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिलेबस का टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, साथी के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं सामाजिकरण के सिद्धांत, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिकरण के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम जो है तो विभिन्न टॉपिकों को कवर करेंगे, जैसे कि सामाजिकरण के सिद्धांत तो हम देखेंगे, उसके बाद हम कूले का सिद्धांत देखेंगे, मीड का सिद्धांत देखेंगे, दुर्खिम का सिद्धांत देखेंगे सामाजिकरण के बारे में, ठीक है। और पियाजे, कोहल वर्ग एवं बेगोट्स्की के सिद्धांत देखेंगे। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सामाजिकरण के सिद्धांत सर्वप्रथम जो है तो कूले ने दिया। कूले ने अपना सिद्धांत 1902 ईस्वी में दिया। उनके सिद्धांत को सुदर्शन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सुदर्शन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार इनका मानना था, किसका? कूले का। इनका मानना था कि बालक का सामाजिकरण समाज के अंतरक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर समाज के लोग अंतरक्रिया नहीं करेंगे तो बालक का सामाजिकरण बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। कूले कहते हैं कि समाज के अन्य लोगों तथा विभिन्न पहलुओं के संपर्क में आते रहने से बालक का सामाजिकरण होता है। मतलब पास पड़ोस के जो लोग हैं, विद्यालय हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके संपर्क में जब वो आएगा तभी तो उसका सामाजिकरण होगा। दर्पण के सामने खड़े होने पर हम स्वयं को जैसे देखते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम यह भी सोचने लगते हैं कि अन्य लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे और इसी सोच के कारण हमारे विचार, हमारे संवेग, हमारे देखने का नज़रिया प्रभावित होता है। कूले ने बालक का सामाजिकरण करने में प्राथमिक समूहों का महत्वपूर्ण योगदान माना है। प्राथमिक समूह क्या होते हैं? जैसे कि जिनसे जो है तो बालक जब वो चलने फिरने लगता है तो सर्वप्रथम जिनसे मिलता है, अपने परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया, खेल समूह हो गया, विद्यालय हो गया, टीचर हो गए, है ना। ये सब क्या है? प्राथमिक समूह है। इनसे वो मिलता है तभी उसका जो है तो क्या होता है? सामाजिकरण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह बालक के स्वभाव को विकसित करने की एक नर्सरी है, जो प्राथमिक समूह है, ठीक है। क्योंकि वो बालक के जो स्वभाव है उसको विकसित कर देती है, उसकी जो योग्यता है, उसमें जो काबिलियत है उसको निखार कर बाहर लाती है। कौन? जो है तो ये सामाजिकरण, ठीक है। और प्राथमिक जो उसके समूह हैं वो, ठीक है। यदि बालक को प्राथमिक समूह से वंचित कर दिया जाए तो बालक का सामाजिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर उसको हम परिवार बस में अगर बांध के रखेंगे, परिवार से उसको हम बाहर नहीं जाने देंगे, किसी से मिलने नहीं देंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, तो उसका पूरा सामाजिकरण कहाँ से होगा? उसका सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि केवल वो परिवार में रहेगा और परिवार के बारे में ही बस जान पाएगा। परिवार से बाहर, घर से बाहर की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में वो अनभिज्ञ रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है सामाजिकरण का, दूसरा सिद्धांत मीड ने दिया, ठीक है। मीड ने अपना यह सिद्धांत 1934 में दिया। मीड ने सामाजिकरण की व्याख्या स्वयं की सोच के आधार पर की है, ठीक है। उसने जो सामाजिकरण की व्याख्या की है वो स्वयं के सोच के आधार पर की है। किसी का सोच नहीं बता रहे हैं, वो स्वयं सोचे हैं उस बारे में और फिर बोल रहे हैं। वो कहते हैं, उनके अनुसार उनके इस सिद्धांत को मैं और मुझे के नाम से भी जाना जाता है। मीड का जो सिद्धांत है वह
स्वयं की मतलब समाजीकरण की उन्होंने व्याख्या की थी तो स्वयं की सोच के आधार पर की थी। और उनके इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? मैं और मुझे का सिद्धांत, मैं और मुझे का। ठीक है। मीड का मानना था कि बालक धीरे धीरे यह समझने का प्रयास करने लगता है कि उसकी बातों और व्यवहारों का अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसी प्रभाव के आधार पर स्वयं का वह विकास करवा लेता है। वह लोगों के व्यवहार को ग्रहण करना शुरू कर देता है और इसी के कारण उसका समाजीकरण होता है और उनमें धीरे धीरे मैं की भावना जन्म लेने लगती है, जिससे समाजीकरण की गति बढ़ जाती है। और उनमें जो है तो धीरे धीरे मैं एक कर्ता की, ठीक है, धीरे धीरे मैं जो है एक कर्ता की स्थिति में हो जाता है। ठीक है। परंतु आगे चलकर उनमें मुझे का भी जो है तो विकास प्रारंभ होता है। किसका? मुझे का। मैं तथा मुझे संयुक्त रूप स्व है। मैं और मुझे का ही संयुक्त रूप क्या है? स्व है। मुझे की अवधारणा के बाद ही बालक विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखता है और इस प्रकार मैं और मुझे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही जो ये शब्द हैं, इन शब्दों के विकास की कल्पना एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं की जा सकती। ठीक है। मतलब एक दूसरे के बिना ये पूरे हो ही नहीं सकते, अधूरे ही रहेंगे। इसलिए दोनों का होना जरूरी है। मैं से ही व्यक्ति स्वयं की शक्ति को विकसित करता है। अगर मैं नहीं होगा तो स्वयं की शक्ति को वो विकसित नहीं कर पाएगा। मैं में परिमार्जन मुझे द्वारा होता है और परिमार्जन जो होता है वो मुझे द्वारा होता है। मुझे के प्रभाव के कारण लोगों के व्यवहार में जहाँ समानताएं आती हैं, वहीं मैं के कारण लोगों में अंतर भी देखने को मिलता है। ठीक है। इसीलिए मैं और मुझे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। उसके बाद समाजीकरण का अगला जो सिद्धांत है वो दुर्खिम ने दिया था। ठीक है। किसने दिया था? दुर्खिम ने। दुर्खिम ने अपना यह सिद्धांत 1934 में दिया। उनका मानना था कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधाराएं होती हैं, आदर्श होते हैं, भाव होते हैं, विश्वास और मान्यताएं होती हैं जो कि समाज में प्रचलित होती हैं। और जो समाज इन सब से संबंधित होता है, ठीक है, मतलब मान्यताओं से, विश्वास से, भाव से, आदर्श और विचारधारा से, तो उनके प्रति स्वीकृति पाई जाती है और ऐसे समाज को उन्हीं मान्यताओं के आधार पर व्यवहार करना पड़ता है। अगर वह उन मान्यताओं के आधार पर व्यवहार नहीं करेगा, नहीं सीखेगा, व्यवहार नहीं सीखेगा, तो उन्हें समाज में हंसी एवं दंड का पात्र माना जाएगा। ठीक है। अगर वो समाज में रहता है और समाज के नियमों का अगर पालन नहीं करता है तो उन्हें समाज में हंसी एवं दंड का पात्र माना जाएगा, क्योंकि किसी भी बालक के समाजीकरण में समाज की मान्यताएं, रीति रिवाज उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। उनको गाइडलाइन देते हैं। जो लोग इन्हें मानते हैं उन्हें दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया है। बालक जिस समाज में पैदा होता है, ठीक है, वह उस समाज के लोगों के आचरण एवं व्यवहार के अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने लगता है। जिस प्रकार का उसका समाज होगा उसी प्रकार से वो भी ढल जाता है। इस प्रकार उसका समाजीकरण होता रहता है और उससे सामूहिक चेतना की भावना का भी जन्म होता रहता है। किसी भी समाज के बालक को देखें तो पता चलेगा कि उस बालक पर उसके समाज की मान्यताओं का, रीति रिवाजों का, आदर्शों का, संस्कारों का और जो प्रभाव है वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में उनका समाजीकरण हुआ है। ठीक है। रीति रिवाजों के कारण ही उसका समाजीकरण हुआ है, संस्कारों के कारण, आदर्शों के कारण, मान्यताओं के कारण ही किसी भी बालक का समाजीकरण हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो सिद्धांत है समाजीकरण का वो है पियाजे, कोहलबर्ग एवं व्यगोट्स्की के सिद्धांत। ठीक है। इन तीनों के ही सिद्धांत हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हम इन तीनों के ही जो है तो विचारों को देख लेते हैं। मानव की वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम हैं, ये तीनों कहते हैं। विकास की विभिन्न अवस्था में बालक में विशेष प्रकार के गुण एवं विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कई वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में विभिन्न अध्ययन किए हैं और इनमें से पियाजे, कोहलबर्ग और व्यगोट्स्की के सिद्धांत जो है तो उल्लेखनीय थे। ठीक है। यहाँ पे हम जो है तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास देख लेते हैं बालक का। ठीक है। पियाजे का पूरा नाम था जीन पियाजे। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव की बुद्धि की
प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक अच्छा सिद्धांत है। जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्या है? मानव के बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, अगर बालक बचपन सही तरीके से बिताया है तो उसका विकास होना निश्चित है। अच्छे परिवार में अगर उसका बचपन बीता है तो उसका समाजीकरण निश्चित ही है कि होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसको विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि जो संज्ञानात्मक कार्यविधि है उसकी दो विशेषताएं होती हैं, पियाजे कहते हैं। तो जिसमें पहली विशेषता है संगठन और दूसरी है अनुकूलन। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान, यानी कि जो पहले उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ठीक है, तो अपने पूर्व ज्ञान तथा नए ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करता है। मतलब पहले जो ज्ञान प्राप्त किया था वो और जो अभी ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो दोनों के ही बीच में संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, और अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रकार की जो है तो क्या होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, पहला है आत्मसात्करण और दूसरा है समाविष्टीकरण। आत्मसात्करण से तात्पर्य नए अनुभव को पहले वाले अनुभव में व्यवस्थित करना। जो हमारा नया अनुभव है अभी का और जो पहले का अनुभव था उस अनुभव में और इस वाले अनुभव में क्या करना है, जो है तो व्यवस्थित करना है। ठीक है, अनुभव में व्यवस्थित करना है, पहले वाले अनुभव को अभी वाले अनुभव में व्यवस्थित करना है। ठीक है, वही है आत्मसातीकरण। और समाविष्टीकरण क्या है, तो नए अनुभव में पुराने अनुभव को, नए अनुभव से पुराने अनुभव में सुधार करना। जो हमारा पुराना अनुभव था, ठीक है, मतलब नए अनुभव जो हैं, नए अनुभव में पुराने अनुभव से क्या करना, सुधार करना, विस्तार करना, जिससे नए ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। वही है क्या, वही हो जाएगा जो है तो तुम्हारा समाविष्टीकरण। ठीक है, पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं जो इस प्रकार से हैं। पहली अवस्था पियाजे ने बताई है संवेदनात्मक गमन अवस्था। ठीक है, संवेदनात्मक गामक अवस्था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया है देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था को पियाजे ने संवेगात्मक गामक अवस्था के नाम से संबोधित किया है। जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था थी ना, उसी को ही जो है तो पियाजे ने क्या कहा है, संवेदनात्मक गामक अवस्था कहा है। यह अवस्था जो है ना, तो जन्म के बाद 2 वर्षों तक चलती है। जैसे जन्म लिया बालक, 15 दिन का हुआ, 15 दिन से 2 वर्ष तक के बीच का जो समय बिताएगा बालक, वो संवेदनात्मक गामक अवस्था कहलाएगी। इस अवस्था में बालक देखने, पकड़ने, चूसने की क्रिया को सीखता है। इस अवस्था में बालक को यह बोध होने लगता है कि पदार्थ का अस्तित्व बना रहता है। उनको जो है तो यह ज्ञान हो जाता है कि वस्तुएं दिखाई दें चाहे ना दिखाई दें, उनका अस्तित्व हमेशा रहता है, ये समझ जाते हैं बालक। ठीक है, वहीं पर जो है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। इस अवस्था में पियाजे ने कहा है कि जो है तो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बीच का जो है तो ये समय जो होता है वो क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है, 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच का। इस अवस्था में बालक का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो चुका होता है और बालक भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है और जो है तो वह क्या करने लगता है, विचारों का प्रसार करने लगता है भाषा के माध्यम से। अब बच्चा गामक क्रियाओं से अभिव्यक्ति कम करने लगता है और वस्तु के विकास में सोचने और विचारने के लिए भाषा और अन्य तरीकों का प्रयोग करने लगता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले है जो है तो पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा है अंत प्राज्ञ काल। ठीक है, तो पूर्व प्रत्यात्मक काल जो होता है वह 2 से 4 वर्ष का होता है, अंत प्रज्ञात काल 4 से 7 वर्ष तक का होता है, जिसमें पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था को परिवर्तन की अवस्था तथा खोज की अवस्था भी कहा जाता है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था को क्या कहा जाता है, परिवर्तन की तथा खोज की अवस्था कहा जाता है। वहीं जो है तो तीसरा देख लेते हैं, इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे ने दिया। इस अवस्था की जो अवधि है तो पियाजे ने बताया है कि 7 से 11 वर्ष के बीच की जो आयु होती है बालक की, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है।
इस अवस्था में वस्तुओं को पहचानने, विभेद करने और वर्गीकृत करने और उपयुक्त नाम द्वारा समझने, नाप तौल करने, माप करने, गिनने आदि की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है बालकों में। ठीक है। उसके बाद जो है तो पियाजे ने एक और जो है तो यहाँ पे अवस्था के बारे में बात की है, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है जो लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों से संबंध में विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है और इसी अवस्था में बालक निष्कर्ष भी निकालने लग जाता है किसी भी चीज़ का। ठीक है। उसके बाद हमारे जो है तो अगला है कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। अभी हमने जो है तो पियाजे का देख लिया, अब हम कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत देख रहे हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप था। उनके जो है तो नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। किसके? कोहल वर्ग के जो नैतिक विचार थे वो पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। ठीक है। और जो ये सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग का, यह जो है तो पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है। कोहल वर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता व विकास जन्मजात नहीं होती बल्कि समाज के द्वारा होती है। ठीक है। नैतिकता जो है वो छात्रों का विकास जन्मजात नहीं होता है। नैतिकता का जो विकास होता है वो जन्म के आधार पर नहीं होता है, समाज के द्वारा होता है। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। कौन? कोहल वर्ग। कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 1969 में किया और उसका संशोधन कब किया? नैतिक विकास के सिद्धांत का संशोधन 2 बार किया, 1981 और 1984 में। ठीक है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के भावात्मक रूप का अंग होती है। हाव भाव उनका जो दिखता है वही जो है तो क्या होता है, वही जो है तो नैतिकता है। कोहल वर्ग अपने परीक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करते थे। ठीक है। और वह इन कथाओं के माध्यम से छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते थे और उन प्रश्नों को से प्राप्त उत्तर के माध्यम से ही नैतिक विकास के सिद्धांतों का निर्माण करते थे। किसी भी बालक से प्रश्न पूछे जाते थे, अगर बालक प्रश्न बता दे रहा है तो मानते थे कि इसका नैतिक विकास अच्छा हुआ है। ठीक है। और जो नहीं बता पाते थे तो उसका नैतिक विकास नहीं हुआ है, ऐसा मान लेते थे। नैतिकता से तात्पर्य सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्ट करना। जब बालक सही और गलत का अंतर स्पष्ट कर लेता था तो उसको माना जाता था कि इसमें नैतिकता का ज्ञान है। ठीक है, इसे नैतिक ज्ञान है। नैतिकता समाज का वह तत्व है जिसकी उपस्थिति से सभ्य समाज का निर्माण होता है और नैतिकता के कारण ही जो है तो सभ्य समाज का निर्माण हुआ है। अगर नैतिकता ना होती तो आज सभ्य समाज का निर्माण नहीं होता। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर बताए हैं। ठीक है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर बताए हैं जो इस प्रकार से हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, कोहल वर्ग ने बताया है यही स्तर। कोहल वर्ग कहते हैं कि नैतिक विकास की यह अवस्था 4 से 10 वर्ष के बीच होती है। पूर्व परंपरागत स्तर जो है इसकी अवस्था 4 से 10 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में छात्रों का जो नैतिक विकास ना के बराबर होता है। उनका जो नैतिक विकास है मतलब जो समझने की शक्ति है वो एक भी नहीं होती है। वो सही या गलत का फैसला नहीं कर सकते थे। अर्थात बालक इस अवस्था में सही या गलत का मध्य अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ रहते थे। ठीक है, इस आयु में छात्र सही व गलत का चयन दंड पाने के भय और पुरस्कार पाने की लालसा से करते थे। मतलब कोई अगर अच्छा कार्य कर भी देते थे तो दंड पाने की वजह से या पुरस्कार पाने के लिए कर लेते थे अच्छा कार्य। बाकी उनको ज्ञान नहीं है किसी भी की कार्य को करने के लिए कि कोई कार्य अच्छा है या बुरा है, ये उनको ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, वो दंड पाने और जो है तो पुरस्कार पाने के कारण जो है तो कोई भी कार्य अच्छे तरीके से कर दिया करते थे। ठीक है, पारंपरिक स्तर के बारे में कोहल वर्ग कहते हैं कि नैतिकता के विकास का यह दूसरा चरण है। पारंपरिक स्तर जो है ये नैतिकता के विकास का दूसरा चरण है जिसमें 10 से 13 वर्ष के बीच के बालकों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त करे। मतलब इस
स्तर पर जो बालक होते हैं वो सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसा वो कार्य नहीं करते जो कि समाज के नज़र में गलत हो। ठीक है, इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ठीक है, और सही या गलत का फैसला अच्छे तरीके से वो करने लग जाते हैं, इतने योग्य हो जाते हैं। दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही व गलत के मध्य अंतर स्पष्ट कर लेते थे इस टाइम पे वो। ठीक है, हमारा अगला स्तर था उत्तर पारंपरिक स्तर। कोहलबर्ग ने कहा है कि यह अवस्था 13 वर्ष से ऊपर के बालकों की अवस्था होती है। यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था है। कैसी अवस्था है? विकसित अवस्था, जो पूरी तरह से विकसित हो चुकी है, जिसमें छात्र नैतिकता के विकास में परिपक्व हो जाता है। मतलब सही या गलत का फैसला स्वयं कर लेता है, अच्छे या बुरे का फैसला स्वयं कर लेता है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगता है। मतलब अपने जो अधिकार हैं समाज में उनको उचित स्थान देना शुरू कर देता है। उसके बाद व्योगेट्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत देख लेते हैं। व्योगेट्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने यह भी बताया कि समाज के अंतःक्रिया के कारण ही बालकों में विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। ठीक है, अगर अंतःक्रिया नहीं होगी समाज में तो बालक का जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं होगा। ठीक है, सभी प्रकार के विकास का कारण समाज में अंतःक्रिया ही है। समाज में बालक को जिस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी उसका विकास उसी प्रकार से होगा। अगर उसको अच्छी सुविधा मिलेगी तो उसका अच्छा विकास होगा, अगर उसको अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी तो उसका अच्छे से विकास नहीं होगा। यदि उसे सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। जन्म के समय बालक का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है और वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। जब बालक का जन्म होता है वो समाज से उसका लगाव एक भी नहीं होता है और वह स्वार्थी होता है। ठीक है, वह लोगों के बारे में नहीं सोचता है, उसे केवल अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की चाह होती है तथा दूसरों के हित चिंतन की वह कोई भी परवाह नहीं करता है। ठीक है, बालक इस आयु में जो है तो गुड्डी गुड़ियों, खिलौनों, मूर्तियों आदि निर्जीव पदार्थ तथा पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता है। शिष्यों के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है, अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उनमें बहुत आशा नहीं की जा सकती कि वो समाज का विकास करेंगे। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और उनका सामाजिक दायरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।